कॉलेज से आते हुए जब भी मेरी नज़र उस कपड़े की दुकान पर पड़ती तो मेरा दिल बेचैन होने लगता। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगते थे। हमारे मोहल्ले के छोटे से बाजार में खुलने वाली ये दुकान पूरे बाजार में अलग ही लगती थी। शीशे के दरवाजे लगे हुए थे। बहुत बड़ी सी दुकान थी जहाँ फैंसी ड्रेसेस की भरमार थी। एक से बढ़कर एक फैंसी ड्रेस सजा के रखा गया था। बाहर शीशों से ही वो ड्रेस मेरी नज़रों के सामने आ जाती थी और मैं गहरी ठंडी आहें भरती थी। आज भी सामने लगे गिरे और सिल्वर काम वाले फैंसी गॉन पर मेरी जो नज़र टिकी तो हटने को तैयार ही न थी। मैं अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं पाई थी। तेज चलते हुए मैं उस दुकान के बाहर खड़ी हो गई जहां शीशे से नजर आने वाले उस फैंसी गाउन ने मेरे होश उड़ाए थे। बड़ी हसरत भरी नज़रों से मैं उस गाउन को देख रही थी जो यकीनन मेरी पहुंच से बहुत दूर था। जिस घराने से मेरा संबंध था मैंने आज तक अपने ख़ानदान के अमीर घरों की लड़कियों की उतरन ही पहनी थी। मुझे नहीं याद कि कभी होली दिवाली पर भी मेरी माँ ने मुझे नई ड्रेस लेकर दी हो। वो यही कहती कि ये तुम्हारी मौसेरी बहन टीना है ना, ये उसकी ड्रेस है, तुम्हारी मौसी ने दी है। कह रही थी कि टीना ने ये ड्रेस बस कुछ ही बार पहनी है, निहारिका को पहना देना दिवाली पर। माँ के कहने पर मैंने अपने मुंह के एक्सप्रेशन बिगाड़े थे। मैंने कहा, माँ मुझे कभी भी नए कपड़े लेकर क्यों नहीं देती हो, कभी तो ले दिया करो। इस बार मुझे नहीं पहननी किसी की भी उतरन। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरी कमर पर एक जोरदार थपकी मारी। कहने लगी, पेड़ों पर नहीं उगते पैसे, तेरा बाप रोज ईमानदारी से कमा कर लाता है और पूरा दिन बेचारा मेहनत ही करता है, तो बस इतना ही कमाता है कि इज्जत की रोटी हम खा लेते हैं। कम से कम किसी के आगे भीख तो नहीं मांगनी पड़ती। और एक तू है कि तेरे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। मैंने कहा, माँ ये भीख नहीं है तो क्या है, कभी चाचा की बेटियों की उतरन तो कभी मौसी की बेटियों की और कभी आपकी उस पक्की सहेली की बेटियों की उतरन। क्या मैं सिर्फ उतरन पहनने के लिए ही पैदा हुई थी? मुझे नहीं चाहिए किसी के भी कपड़े। ऐसा करो, दोनों छोटी बहनों को दे दो। मैंने अपनी से दोनों छोटी बहनों मोना और पायल की तरफ इशारा किया था। मैंने वो सारे कपड़े गोद से हटाकर एक तरफ रखे और बाहर निकल गई। छोटा सा घर था जिस घर में बस 2 ही कमरे थे। कोई मेहमान आता तो आंगन में कुर्सियां टेबल रखकर हम मेहमानों को बिठाते थे। एक कमरा मेरा और मेरी दोनों छोटी बहनों का था और एक मेरे मम्मी पापा का। मेरी उम्र इस समय 18 साल थी। मेरी दोनों छोटी बहनें मोना और पायल जुड़वा थीं। वो मुझसे 3 साल छोटी थीं। मेरी दोनों छोटी बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं और मैं सरकारी कॉलेज में। रोज कॉलेज से बस पर वापस आते हुए मेरी बस मुझे उस बाजार में उतारती थी। वहां से मुझे पैदल गलियों में जाकर अपने घर तक आना पड़ता था। लेकिन बाजार से गुजरते हुए मेरी नज़रें वहां पर मौजूद दुकानों पर ही टिकी रहती थीं। कभी ज्वेलरी की दुकान पर, कभी मेकअप की दुकान पर और कभी कपड़ों की दुकान पर। जब से ये नई दुकान खुली थी मैं तो सारी दुकानों को भूल गई थी। काफ़ी बड़ी जगह पर ये दुकान बनाई गई थी। दुकान क्या थी, पूरा मॉल टाइप का बनाया गया था जिसके अंदर ज्वेलरी, मेकअप, फैंसी कपड़े, बहुत कुछ मौजूद था। वो सब कुछ जो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचता था। मैं बड़ी हसरत भरी नज़रों से उस सामान को और कपड़ों को देखा करती थी। शीशे के अंदरूनी हिस्से पर वो गाउन भी लगा हुआ था और मैं बाहर से उस पर हाथ फेर रही थी। अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक मेरे पीछे से एक मर्दाना आवाज़ आई थी। वो कहने लगा, यहाँ क्या देख रही हैं मैडम जी, आइए अंदर आइए, मैं आपको और भी वैरायटी दिखा देता हूँ। बाहर से देखने में अंदाज़ा थोड़ी होता है। शायद वो उस दुकान का मालिक था। मैंने पलटकर देखा तो वो 25-26 साल का नौजवान था। देखने में काफ़ी हैंडसम भी था। मेरी जेब में तो एक धेला भी नहीं था। मैं तो बस देखकर ही अपना दिल खुश कर रही थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, बस मैं तो यूं ही देख रही थी। वो कहने लगा, अंदर तो आइए, मैं आपको और भी वैरायटी दिखा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी थी। वैसे इस ड्रेस की कीमत क्या है, मैंने यूं ही पूछ लिया था। वो कहने लगा, वैसे तो ये ड्रेस 30,000 की है, लेकिन मैं आपको कुछ कम कर दूंगा। ये बात उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान सजाकर कही थी। लेकिन मेरे पास तो मेरी जेब में 25-30 रुपये भी नहीं थे। मैंने ठंडी गहरी सांस भरी और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं फिर कभी आऊँगी। मैं तो अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन वो लड़का कहने लगा, आप अंदर तो आइए, मेरे पास कम कीमत के भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी के कपड़े मौजूद हैं। मेरे दिल में लालच आ गया और मैंने सोचा, चलो देख लेने में क्या दिक्कत है। ले तो मैं सकती नहीं, लेकिन देख तो सकती हूँ। देख कर ही अपना दिल बहला लूँगी। वैसे भी बाहर बहुत तेज़ धूप थी। बार बार
माथे से पसीना बह रहा था, जिन्हें मैं अपने हाथ में पकड़े हैंकी से साफ कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उस दुकान के अंदर दाखिल हुई, एसी की ठंडक ने मुझे अंदर तक सुकून पहुंचाया था। लड़का कहने लगा, उफ बड़ी गर्मी है बाहर, आइए और बैठिए, मैं आपको बहुत सारे कपड़े दिखा देता हूँ। उस समय उसकी दुकान पर कोई नहीं था। मैं सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे अलग अलग तरह की खूबसूरत ड्रेस दिखाने लगा था। एक से बढ़कर एक ड्रेस देखकर मेरा जी चाहा कि सारे उठाकर खरीद लूं। लेकिन हम गरीबों के पास बस हसरत भरी नजरें ही रह जाती हैं, ठंडी आहें भरने के लिए, जो मैं उस वक्त कपड़ों को देख देख कर भर रही थी। एक से बढ़कर एक फैंसी ड्रेस देखकर मैं उनमें ही खोकर रह गई थी। लेकिन मेरे होश उस समय उड़े जब उस लड़के ने एक लाइट पिंक रंग का फैंसी दुपट्टा मेरे सर पर उड़ा दिया। मैं एकदम से चौंक सी गई थी। मेरी उस पर नज़र पड़ी तो वो लड़का मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, सामने आईना है, आप देखें ये रंग आप पर कितना जच रहा है, आप इस कलर में बड़ी ही प्यारी लग रही हैं। मेरी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी तो वाकई मुझे अपना आप बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। मैंने वो दुपट्टा अपने सर से उतार कर वापस रख दिया। मैंने कहा, इसकी क्या कीमत है? वो कहने लगा, आप जितनी भी दे दें मैं खामोशी से रख लूँगा। मैं उसकी बात सुनकर कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे इसकी कीमत बता दें, अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं ले लूँगी। वो कहने लगा, कीमत को छोड़ें, इस ड्रेस को देखकर लगता है जैसे आपके लिए ही बना हो, इसलिए आप जो दे देंगी मैं खामोशी से रख लूँगा। मैंने कहा, अगर मैं फ्री में लूँ तो? मेरी बात सुनकर वो कह कहा लगाकर हंसने लगा। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकता है। उसने वो ड्रेस पैक किया और थैली में डाल कर मुझे थमा दिया। कहने लगा, ले जाएं, आप जैसी हसीन लड़की के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये सुनकर मैंने फ़ौरन उसके हाथ से थैली ली और वहीं पर रख दी और दुकान से बाहर निकल गई। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थीं। तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए मैं घर पहुंची थी। घर आई तो मेरी माँ का वही रोज़ का रटा रटाया सेंटेंस कि थोड़ा थोड़ा खाना खाया करो, मुझे इसी खाने से रात तक का गुजारा करना होता है, और फिर तुम्हारे पापा आते हैं तो ढंग की चीज़ ही नहीं होती रखने के लिए। मेरी दोनों छोटी बहनें स्कूल से वापस आ चुकी थीं और माँ उनको खाना खिलाते समय रोज़ यही बात दोहराया करती थीं कि कम कम खाना खाया करो। हम तीनों बहनें ही थे, भाई कोई नहीं था, और इस बात का ताना लगभग रोज़ ही हम अपनी माँ से सुना करते थे कि क्या था अगर तुम में से कोई एक लड़का होता, हमें भी अपने दिन फिर जाने की उम्मीद होती, जैसे हम अपनी मर्जी से पैदा हुए थे। मेरे पापा का कहना था कि हमेशा इतने ही पाँव फैलाओ जितने की चादर है, लेकिन हमारी चादर बरसों से बस बराबर ही थी, कभी बड़ी नहीं हुई थी। 2 वक्त की रोटी हम खाकर सोते, ये अलग बात थी कि बाकी अपनी ज़रूरत के लिए हमें दूसरों को देखना पड़ता था। मेरे चाचा और पापा सरकारी छोटे से पद पर काम करते थे। चाचा की इतनी तनख्वाह नहीं थी जितनी वो ऊपर की कमाई कर लिया करते थे। उनके घर में हर चीज़ मौजूद थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मेरे पापा थे कि सारी ईमानदारी उन्हीं पर आकर ख़त्म हो जाती थी। मजाल है कि कभी अपनी तनख्वाह से 1 रुपया भी ऊपर लाए हों। मैं माँ से कहती कि पापा क्यों अपनी नौकरी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, चाचा भी तो हैं, उनके घर में तो ऐसी तंगी नहीं है। हालांकि पापा और चाचा की तनख्वाह बराबर ही थी। तो मेरी माँ कहती कि हमें हराम की कमाई नहीं खानी चाहिए, बस अपनी ज़िंदगी में ख़र्चों में कमी कर लेनी चाहिए, लेकिन हराम का पैसा नहीं खाना चाहिए। मेरा दिल चाहता कि कोई अनहोनी हो जाए या कोई करिश्मा हो जाए कि मैं इस घर से निकलकर एक बड़े आलीशान घर में चली जाऊं। और आज उस नौजवान लड़के को देखकर मेरा दिल पहली बार अनजानी सी ख्वाहिश करने लगा था। आज मैं जब घर पहुंची तो सीधा अपने कमरे में चली गई। उस लड़के की बातें मेरे अंदर हलचल सी मचा गई थीं। कमरे में जाकर पहले तो मैंने अपनी दौड़ती भागती धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश की थी। सामने ही मेरी माँ का पुराना श्रृंगार मेज पड़ा था। उस पर लगे शीशे पर जब मैंने अपना आप देखा तो पहली बार मुझे अपना आप बेहद हसीन लगा था। वाकई आज से पहले तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया था। मेरी रंगत सुर्खो सफ़ेद थी, नए नक्श भी बड़े प्यारे थे, बाल भी कमर तक लंबे थे। मेरी गिनती खूबसूरत लड़कियों में होती थी, लेकिन ये गरीबी थी मैं जिससे मात खा जाती थी, वरना मुझ में कोई कमी न थी। अब तो जब भी मैं कॉलेज से वापसी पर उस बाजार में बस से उतरती तो वो लड़का अपनी दुकान से बाहर खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होता। मैं फ़ौरन से नज़रें झुकाकर घर आ जाती। मगर एक बार सुबह कॉलेज जाते हुए मेरी दोनों बहनें मेरे साथ ही होती थीं। वो मोहल्ले में ही अपने गवर्नमेंट स्कूल में चली जाती और मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस का इंतज़ार करने लगती। मैं बहुत ही दिल लगाकर पढ़ाई किया करती थी।
क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी ये डिग्रियां ही मुझे इस गरीबी से छुटकारा दिला सकती हैं। एक दिन मैं वहीं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि जब मैंने उसी लड़के को देखा। हालांकि इस वक्त तो बाजार बंद होता था, फिर वो लड़का इस समय बस स्टॉप पर क्या कर रहा था। जैसे ही मेरा उसकी नज़रों से टकराव हुआ तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने फ़ौरन से अपनी नज़रें हटा लीं और उसी समय मेरी बस आ गई थी। मैं बस पर सवार हुई तो वो लड़का भी मेरी ही बस पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने कॉलेज के लिए बस से नीचे उतरी तो वो भी मेरे साथ ही नीचे उतर गया। ये देखकर मैं कुछ घबराई थी। वो गली भी सुनसान थी। थोड़ा दूर जाकर ही कॉलेज की लड़कियां नजर आती थीं। जैसे ही मैं बस से उतरी वो तेज कदम उठाता हुआ मेरे बराबर चलने लगा और बोला, मेरा नाम आदित्य है, वो मेरी अपनी दुकान है। मेरा इरादा तो ज़्यादा पढ़ाई करने का था, लेकिन 12 क्लास पढ़ते ही मेरे पापा ने मुझे दुकान पर बैठा दिया। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी कि ये सारी जानकारी वो मुझे क्यों दे रहा था। मैंने कहा, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बोला कि आप मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए। मैंने कहा, देखिए मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो कहने लगा कि मैं भी शरीफ टाइप का लड़का हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ। आपके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। विश्वास करें, वो ड्रेस मैंने अब तक आपके लिए संभाल कर रखी हुई है। आप मेरी दुकान पर कब आएंगी? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस ये कहा कि वो मेरा पीछा ना करे। ये कहकर मैं तेज तेज कदम बढ़ाती हुई अपने कॉलेज की तरफ बढ़ गई। उस दिन मैंने बहुत ही सीरियसली सोचा था कि वो लड़का मुझसे मोहब्बत करने लगा है और है भी बहुत अमीर, इतनी बड़ी दुकान का मालिक है। मुझे किस्मत इतना अच्छा मौका दे रही है तो मुझे किस्मत आजमा लेनी चाहिए। अब जब भी वो मुझे मुस्कुराकर देखता तो मैं भी बदले में मुस्कुरा देती। धीरे धीरे मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई। मैं जब भी कॉलेज से वापस आती तो सीधा उसकी दुकान पर चली जाती। वो पहले अपने सारे ग्राहकों को निपटाता। जब मैं अकेली उसकी दुकान पर रह जाती तो वो कभी मुझे कानों में पहनने के लिए बालियां तो कभी अंगूठी देता। उसने वो ड्रेस भी मुझे दे दिया था जिसे मैंने अपनी अलमारी में छुपा के रख दिया था। उसकी दुकान पर कम कीमत के कॉटन की कढ़ाई वाले सूट भी मौजूद थे। उन कपड़ों की कीमत भी 1500 और 2000 से कम नहीं थी। एक बार उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दिया और कहने लगा, ये मेरी तरफ से रख लो। मैंने कहा, मेरी माँ पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी कि आए दिन तेरे पास इतने कपड़े कहाँ से आते हैं? मैं तो हमेशा ही दूसरों की उतरन ही। ये कहने के बाद मैं एकदम से चुप हो गई। मैं उसे ये बताना नहीं चाहती थी कि मैं हमेशा दूसरों की उतरन पहनती आई हूँ। मेरी अधूरी बात को उसने ही पूरा किया। कहने लगा कि कह देना तुम्हारी किसी दोस्त ने गिफ्ट दिया है। ये सुनकर मैंने खुशी खुशी वो कपड़े लेकर घर चली आई। अब उस लड़के की मेहरबानियाँ मुझ पर बढ़ने लगी थीं। एक बार उसने मेरे हाथ पर मोबाइल थमा दिया। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि जो मोबाइल उसने मुझे दिया था वो कम से कम 20-25 हज़ार से कम ना था। कहने लगा, इसे रख लो। मैंने कहा, मैं इसका क्या करूँगी? वो कहने लगा कि रात को मुझसे बातें क्या करना। मैंने वो भी रख लिया। फिर ये सिलसिला भी हम दोनों के बीच चल निकला था। मैं उससे फ़ोन पर बातें करने लगी। हम दोनों के बीच अब इजहार मोहब्बत भी हो चुका था, लेकिन अब वो मुझसे जिद करने लगा था। कभी कहता कि जो कपड़े मैंने तुम्हें दिए हैं मुझे पहन कर दिखाओ। कभी कहता, इस बार मैं तुम्हें एक बहुत ही फैंसी गाउन देना चाहता हूँ, लेकिन देखो बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। 2 महीने में पहली बार उसने ये जिद की थी। मैंने कहा कि तुम जानते हो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं बदले में तुम्हें कोई तोहफा दे सकूं। वो कहने लगा, बस जब तुम अकेली घर पर हो तो मुझे बुला लेना और ये ड्रेस पहनकर मुझे दिखा देना। मैंने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करो निहारिका, मुझे तुम्हें अपनी पसंद में देखना है। उसकी ये बात सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी, लेकिन उसकी बात को टाल भी नहीं सकती थी। एक बार मेरी माँ अपनी सहेली सुनीता के घर गई हुई थी। घर में मेरी दोनों छोटी बहनें थीं। मैंने सोचा कि आज मैं आदित्य को घर पर बुला लेती हूँ। मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों को बहाने से उनकी दोस्तों के घर भेज दिया और कहा कि 2 घंटे से पहले घर मत लौटना। वो दोनों खुशी खुशी चली गईं। मैंने फ़ोन करके आदित्य से कह दिया कि इस वक्त मैं घर पर अकेली हूँ। ये सुना था कि वो मेरे लिए बहुत ही कीमती तोहफे लेकर घर पहुँच गया था। कहने लगा, ये सब तुम्हारे लिए हैं। जब मैंने वो थैली खोलकर देखी तो उस थैली में वही ग्रे और सिल्वर रंग का गाउन था जिसे देखकर मेरी आंखें चमक उठती थीं।
वो मुझे खुश देखकर मेरे करीब आकर कहने लगा, जल्दी से पहन कर दिखाओ। मैंने वो गाउन पहन लिया। मुझे देखकर तो वो अपनी आंखें झपकाना भूल गया था। उसने कुछ तस्वीरें मेरे साथ खींचना शुरू कर दी। मैंने कहा, ये क्यों खींच रहे हो? तो वो कहने लगा कि बस मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें अपने पास रखूँगा। उसने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो मेरे बहुत करीब खड़ा था। कहने लगा, निहारिका तुम सिर्फ मेरी हो। मूवी बनाते हुए वो मेरे बेहद करीब हो चुका था। इस वक्त घर पर हम दोनों ही अकेले थे। मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। दिल अजीब सी लय पर धड़कने लगा था। वो मेरे इतने करीब था कि उसकी बदन से उठती तेज परफ्यूम की खुशबू मेरी नाक से टकराने लगी थी। मेरा दिल बेकाबू होने लगा था, लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाला और मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। मेरे यूं पीछे हटने पर उसने अपना मोबाइल बंद किया और जेब में रख लिया। वो कहने लगा, निहारिका अब तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है। मैंने कहा, तुम अपना रिश्ता मेरे लिए क्यों नहीं भेज देते? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव बदले थे। कहने लगा, मेरे पापा अभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं मानेंगे आदित्य? मैं तुम्हारे बगैर किसी और की नहीं हो सकती। मेरी माँ मुझसे कह चुकी हैं कि अगले साल तक ही वो मेरी शादी कर देंगी। मेरी बात सुनकर वो परेशान हुआ था। कहने लगा, मुझे कुछ समय दो, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं सबको राज़ी कर लूँगा। ये कहकर वो रुका नहीं था, फ़ौरन से वापस चला गया। कुछ घंटे बाद जब मेरी माँ घर वापस आई तो बड़ी खुश थीं। उन्होंने मुझे 3 जोड़े दिए जो बिल्कुल नए थे। कहने लगी, तुम्हारी सुनीता आंटी ने तुम्हारे लिए नए जोड़े भेजे हैं। मुझे उन कपड़ों को देखकर हैरत हुई थी कि आज सुनीता आंटी को ये ख्याल कैसे आ गया, वरना तो हमेशा अपनी बेटी की उतरन ही मुझे भेजती हैं। और उसके बाद जो खबर मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी, मेरे होश उड़ के रह गए थे। कहने लगी, तुम्हारी सुनीता आंटी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने माँ को देखा। सुनीता आंटी का तो बस एक ही बेटा था और वो भी शादीशुदा था और मुझसे 10 साल बड़ा था। मैंने कहा, माँ आंटी का कौन सा बेटा है? सुनीता आंटी का तो बस एक ही बेटा है और वो भी शादीशुदा है। माँ कहने लगी, अरे अपना रोहन ही तो है। माँ की बात सुनकर मेरे चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, माँ आप होश में तो हैं? मैं रोहन से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो तो शादीशुदा है। माँ कहने लगी, अरे उसकी पत्नी तो बड़ी नखरे वाली थी, 4 साल भी न टिक सकी। रोहन ने उसे तलाक दे दी है। ये सब सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। हालांकि मैं जानती थी कि रोहन की पत्नी किरण काफ़ी अच्छी थी। हाँ, सुनीता आंटी और उनके बच्चे बड़े ही बदतमीज थे और रोहन तो किरण पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आता था। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं किसी भी सूरत रोहन से शादी नहीं करूँगी। मेरे इनकार को सुनकर माँ भड़क उठी। कहने लगी, अरे महीने के लाखों कमाता है रोहन, तुझे तो ऐसी किस्मत पर खुश होना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगी रोहन से शादी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली आई और रोने लगी। रात को जब मैंने आदित्य को फ़ोन किया कि मैं उसे बता सकूं कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं और तुम बस जल्दी से जल्दी अपना रिश्ता भेज दो, लेकिन आदित्य का फ़ोन बंद जा रहा था। आज से पहले कभी भी आदित्य का फ़ोन बंद नहीं हुआ था। मैं बेहद परेशान हुई थी। अगले ही दिन मैं बाजार चली गई, लेकिन आज उसकी दुकान पर कोई 50 साल का आदमी बैठा हुआ था। शायद आदित्य के पापा थे, इसलिए मैं मायूस होकर घर लौटी थी। मैं आदित्य को कई बार फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद ही जा रहा था और जब भी मैं उसकी दुकान पर जाती तो आदित्य की जगह उसके पापा होते। मैं कुछ देर दुकान से बाहर खड़ी रहती। एक बार मैं दुकान के अंदर ही चली गई। वो आदमी कहने लगा, आपको क्या चाहिए बेटा? रोज़ आप मेरी दुकान पर आती हैं और बाहर ही खड़ी रहती हैं। मैंने कहा, मैं आपकी दुकान से एक ड्रेस लेकर गई थी। आपका बेटा उस वक्त यहाँ बैठा था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन 2000 नोट के उसके पास चेंज नहीं थे, इसलिए उसने कहा कि वो मुझे पैसे बाद में दे देगा। मैं रोज़ उसे देखने आती हूँ ताकि अपने पैसे वापस ले सकूँ। वो कब वापस आएगा? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने हैरत का इजहार किया। कहने लगा, मेरा बेटा? मेरा तो कोई बेटा यहाँ नहीं बैठता। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा, उसका नाम आदित्य है, आपका ही बेटा है ना वो, और इसी दुकान पर होता था। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक गुस्सा सा फैल गया था। वो कहने लगा, वो लड़का तो मेरा नौकर था। कमबख्त पिछले 2 महीने में 40-50 हज़ार का सामान मेरी दुकान से गायब कर चुका है। पैसों की अलग हेरा फेरी की है। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। तुम बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे हैं, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैं उसे क्या बताती? मेरा दिमाग तो सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। मैं बुझे दिल के साथ घर पहुंची तो मेरी माँ बेहद गुस्से में खड़ी थीं।
मेरे पापा भी घर पर ही मौजूद थे, जो सर पकड़े बैठे थे। सामने चाचा भी मुझे गुस्से से देख रहे थे। मुझे हैरत थी, ये सब यहाँ क्यों मौजूद हैं। मेरी माँ आगे बढ़ी और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। कहने लगी, तू मर क्यों नहीं गई? ये सब करने से पहले हमारे विश्वास का तूने यूं सिला दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने क्या किया है। मैंने कहा, माँ क्या हुआ है? मेरी बात पर चाचा ने अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया, जिस पर मेरी और आदित्य की वीडियो लगी हुई थी। और ये देखकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। आदित्य ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा था। उसने मेरी और अपनी वीडियो को वायरल कर दिया था। मेरी और आदित्य की वीडियो के साथ एक बहुत ही घटिया टाइप का गाना भी लगा हुआ था। उसने मुझे बदनाम करके रख दिया था। मेरी माँ रोने लगी, मुझे कोसने लगीं, कहने लगीं, तूने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे पास कोई जवाब न था। आदित्य ने मोहब्बत के नाम पर मुझे बहुत गहरी चोट दी थी। वो तो कहता था कि मैं उसकी इज्जत हूँ, मेरी खातिर वो सबसे लड़ जाएगा, लेकिन वो सब झूठ था। 2 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी रोहन से कर दी गई। मेरे माँ बाप ने हाथ जोड़कर सुनीता आंटी की विनती की थी कि वो मुझे अपना लें, अपनी बहू बना लें। मेरी किस्मत में शायद उतरन ही लिखी थी। पति मिला तो वो भी उतरन ही मिला था। रोहन मुझे हर समय बद चलनी के ताने देता रहता था। मैंने एक चुप मुंह पर लगा ली थी। रोहन को जब गुस्सा आता तो वो मुझ पर हाथ भी उठाता था और मुझे ना जाने क्या क्या सुनाता। वो मुझसे कहता कि तुमने उस लड़के के साथ कितनी बार मुंह काला किया होगा। मेरा जुर्म तो बस मोहब्बत थी। मैंने आदित्य के साथ कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन मैं फिर भी बद किरदार कहलाई जा रही थी। सुनीता आंटी ने मुझे नौकरानी बनाकर रख लिया था। 2 साल मैंने बहुत ही मुश्किल में काटे थे, लेकिन उसके बाद जो गम का पहाड़ मुझ पर टूटा, उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। रोहन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसका इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगा दिया गया कि मेरी मनहूसियत से वो मर गया है। सुनीता आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं फिर से अपने माँ बाप के दर पर आ पड़ी। मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। मेरी दोनों छोटी बहनें अब शादी के काबिल हो चुकी थीं। दोनों बहनों की शादी मैंने ही की थी। मेरे माँ बाप मुझसे अब तक बात नहीं करते थे। पापा भी अब नौकरी छोड़ चुके थे। मैं अपने माँ बाप की सेवा में ही उम्र गुजारने लगी। दोनों ही बीमार रहने लगे थे। कुछ सालों में ही मेरे माँ बाप भी बारी बारी भगवान को प्यारे हो गए। समय गुजरने लगा। मैंने एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद ली थी। अकेले ही घर में रहती थी। एक बार मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि मेरी नज़र सामने एक दुकान पर पड़ी थी। मेरी गाड़ी को एकदम ब्रेक लगे थे। सामने कपड़े की दुकान पर वही खड़ा था, नज़र का चश्मा लगाए, औरतों को अलग अलग कपड़े दिखा रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए, गाड़ी पार्किंग एरिया पर लगाई और उसकी दुकान पर चली आई। मैं बस उससे एक सवाल पूछना चाहती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेरी उम्र इस समय 35 साल की थी और आदित्य की उम्र लगभग 40-42 के लगभग हो चुकी थी। मुझे देखकर उसके हाथ में पकड़ा दुपट्टा वहीं गिरा था, जो मेरे बराबर बैठी औरत को दिखा रहा था। धीरे से उसने मेरा नाम पुकारा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है। उसने अपनी दुकान पर मौजूद एक लड़के से कहा कि तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर उसने मुझे दुकान के अंदर आने का इशारा किया। वो मेरे साथ दुकान के अंदर मौजूद एक कमरे में आ गया, जो कुछ ऑफिस टाइप का बना हुआ था। सामने कुर्सियों और टेबल मौजूद थीं। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोक दिया। मैंने कहा, मुझे बैठना नहीं है और ना ही तुमसे कोई सफाई सुननी है। बस मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैंने बस मोहब्बत ही तो की थी ना तुमसे। अपना नहीं सकते थे तो साफ इनकार कर देते। मुझे बदनाम क्यों किया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आदित्य तुमने? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। झूठ मेरे बाप ने बोला था। मैंने तुमसे शादी की बात जब अपने घर पर की तो मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। वो मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहते थे। उस रात मेरे पापा से बहुत बहस हुई थी। मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गया। इत्तेफाक का हो या फिर मेरी बदकिस्मती का हो कि उसी रात मुझे गन पॉइंट पर मोबाइल और पैसे छीन लिए गए थे। मेरी टांग पर भी गोली मार दी गई थी और गोली मारकर वो नौजवान रफू चक्कर हो गए थे। मैं चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा था, इसलिए दुकान पर मेरे पापा जाने लगे। झूठ उन्होंने तुमसे बोला था, मैंने नहीं। तुम्हारे बार बार दुकान पर आने से शायद वो समझ गए थे कि तुम निहारिका हो।
लेकिन जब तुम्हारी और अपनी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखी तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने पापा से बहुत कहा कि वो बदनाम हो जाएगी, भगवान के लिए उसे मेरे लिए मांग लें, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कमरे में कैद कर दिया। जब तक मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो मालूम हुआ कि तुम्हारी शादी हो गई है, और फिर मैं पीछे हट गया। मेरे पापा ने बहुत चाहा कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मेरी ना कभी हाँ में नहीं बदली। और फिर जब तुम्हारे पति की मौत की खबर पहुंची तो मैं सोच चुका था कि तुम्हें अपना लूँगा, लेकिन तुम लोग घर छोड़कर जा चुके थे। मुझे बस ये मालूम था कि तुम दिल्ली गए हो। दिल्ली में कहाँ पर रहते हो ये मुझे नहीं पता था। मैंने अपना शहर छोड़ दिया और दिल्ली में ही दुकान ले ली और यहीं काम करना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि कभी तो तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम्हारे इंतज़ार में एक लंबी उम्र गुजर जाएगी। निहारिका, मेरा इरादा तुम्हें बदनाम करने का हरगिज नहीं था। मेरी नीयत में खोट होता तो उस वक्त यूं ही तुम्हारे घर से वापस ना आ जाता। तुम और मैं उस समय घर पर अकेले थे। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत थी। मैं तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहता था, लेकिन मेरा मोबाइल चोरों ने छीन लिया था और शायद उन्होंने ही हमें बदनाम कर दिया। उन्होंने ही मेरी वीडियो वायरल कर दी होगी। आदित्य की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, आज भी मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। वो आज भी मेरे इंतज़ार में था, लेकिन समय बहुत आगे बढ़ चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या फ़ैसला करूं। आप ही मेरी मुश्किल आसान करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।